वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी के करंट अफेयर। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप यूपीएससी प्री को क्लियर करना चाहते हैं तो इस सेक्शन को नेग्लेक्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सीधे सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे जून 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक जो भी चीजें न्यूज में रही रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी एंड अप टू एक्सटेंट साइंस, इन सब के करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्दो जो हमने अपने एक्सपीरियंस में पाया, हमने अपने बाद में अपने स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से पाया कि जिसको ये सेक्शन कहा जाता है ये ट्रेडिशनल नहीं है, इसे हमेशा यूपीएससी करंट से जोड़कर ही पूछता है। अगर हम लास्ट कुछ ईयर की ट्रेंड एनालिसिस देखें इस पर्टिकुलर डायमेंशन के क्वेश्चंस की, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2011 में 21 क्वेश्चन, और इसी तरह से आप अगर देखें 2018 तक तो कहीं पे भी ये कम नहीं रहा 18। इसमें एग्जैक्टली वही सारे क्वेश्चन रखे गए हैं जो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से रिलेटेड थे। 2018 में 18 क्वेश्चन ऐसे थे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इस सेक्शन के जो सीधे सीधे न्यूज़पेपर से एविडेंट थे। हम लोग ने जैसे नोट्स 2018 में बनाए थे उसमें से काफ़ी कुछ एज इट इज़ मिला था। तो प्रिंस लूथरा सर ने आपको ऑलरेडी काफ़ी गाइडेंस किया हुआ है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी सेक्शन का, बट इसका एक अलग व्यू है जो हम लोग मिलकर कर रहे हैं, और इसमें आपको डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। अब इसको जो हम लोग ने बनाया है, इसका प्रोग्राम ये है कि इसमें थोड़ा सा कॉपरेशन आपको करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हम बताएंगे और कुछ चीज़ें जो हम आपको होमवर्क के तौर पे करने को देंगे या रिसर्च के करने के तौर पे देंगे वो आपको करना होगा। तो अभी तक ये बात क्लियर हो चुकी है कि एनवायरनमेंट सेक्शन का एक ऐसा रोल है जिसको आपको हर तरह से तैयार करना ही होगा अगर आप यूपीएससी प्री क्लियर करना चाहते हैं तो। इस वीडियो सीरीज में हमने कई सारे सोर्सेस का यूज किया है, द हिंदू का, इकोनॉमिक टाइम्स का, पीआईबी, राज्यसभा टीवी, साइंस टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। तो एक डाइवर्सिफाइड चैनल है और डाइवर्सिफाइड नॉलेज आपको मिलेगा। तो इसके बाद आपको बहुत कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो इन स्लाइड्स का पीपीटी का एक पीडीएफ बनाकर हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो इन रिगार्डिंग सब्जेक्ट के, रिगार्डिंग प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सीधे सीधे हम आते हैं, बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक द हिंदू की न्यूज़ थी नॉइस पोल्यूशन को लेकर। अब नॉइस पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत कुछ पूछा जा सकता है, बट जो यूपीएससी का एंगल है उसके अकॉर्डिंगली क्या पूछा जा सकता है इस पे हम बात करते हैं। तो जिस चीज को हमने येलो से हाईलाइट किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन्हीं के अलग अलग पॉइंटों को यूपीएससी डिस्कस आपसे कर सकता है। देखिए, ऐसी कोई अनवांटेड साउंड जो ह्यूमन ईयर को पेन कॉज करे, इरिटेशन कॉज करे, इसे हम नॉइस का टर्म देते हैं, राइट। एनी अनवांटेड साउंड दैट कॉज इरिटेशन एंड पेन टू ह्यूमन ईयर इज टर्म्ड एज नॉइस। ये बहुत जनरल सी बात है, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था। यहां से स्टार्ट होता है कि नॉइस को का यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है। तो नॉइस का मेजरमेंट यूनिट है डेसिबल। नोट करिए, डेसिबल, which indicate the loudness of the sound, which indicates the loudness of the sound. नेक्स्ट पॉइंट। अब मुद्दा ये होता है कि कितना, क्या हमें नॉइस लगेगा और क्या, कौन सी वॉइस हमें नॉइस नहीं लगेगी। तो सीधी सी बात है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग मेंटल और हेल्थ कैपेसिटी में ये डिफरेंट हो सकता है कि कब कौन सी वॉइस आपको नॉइस लगती है और कब कौन सी वॉइस नहीं। इन जनरल 85 डेसिबल से ऊपर की वॉइस नॉइस कॉज करती है, और बिल्कुल क्लियर मेडिकल फैक्ट है दैट दिस कैन अफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर वर्क एक्सेट्रा। तो फाइनली रिजल्ट आया कि 85 डेसिबल से ऊपर की वॉइस लाउड है। तेज आवाज में बात करना है 85 से डेसिबल से ऊपर।
100 टू 125 डेसिबल एक अनकंफर्टेबल स्टेज आ जाती है। अगर इतनी वॉइस या ऐसा कोई भी नॉइस चल रहा हो जिसका जो लाउडनेस लेवल है वो एक 100 से 125 लेवल है, तो वो डिस्टर्ब कॉज करेगा। अब मुद्दा एक बनता है कि भैया कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऐसी बॉडी है जो शहर के अलग अलग भागों में या अलग अलग सेंटर्स पे नापता है। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डिसाइड करता है कि किस जगह पर क्या नॉइस लेवल होना चाहिए और कितना नॉइस लेवल होना चाहिए। राइट, याद रखिएगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपके लिए बनाया हुआ, आप इसको ध्यान दीजिए। सीपीसीबी ने अलग अलग जोन्स में बांट रखा है और दिन और रात के डेसिबल्स को डिसाइड कर रखा है, दिन और रात के लाउडनेस लेवल को डिसाइड कर रखा है। अगर कोई जोन इंडस्ट्रियल जोन है तो वहां पे जो परमिसेबल नॉइस लेवल होना चाहिए दैट शुड बी 75 डेसिबल। इंडस्ट्रियल जोन में जो नॉइस लेवल होना चाहिए 75 डेसिबल, और नाइट के टाइम में होना चाहिए 70 इंडस्ट्रियल में। देखिए हम लोग मान कर चलते हैं कि रात में भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एक्टिव रहती हैं, काम करना ही पड़ता है। तो अब आप देख सकते हैं ना, 85 नॉर्मल है, हम 100 टू 125 में अनकंफर्ट होते हैं, 70 तक अलाउड है। किसी भी कमर्शियल जोन में कोई भी, फॉर एग्जांपल कनॉट प्लेस ऑफ दिल्ली, तो कमर्शियल जोन में दिन में 65 और रात में 55। रेजिडेंशियल जोन में आप देख सकते हैं दिन में 55, रात में 45, और साइलेंट जोन में 50 डेसिबल एंड 40 डेसिबल। और अगर आप रियल डेटास पे जाएंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि शायद हम लोग आज की डेट में रेजिडेंशियल जोन जहां पे 55 45 होना चाहिए, यहाँ मोर देन 85 75 95 अलग अलग शहरों का अलग अलग है। आप दिल्ली के किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में करोल बाग को में जाएं, या लखनऊ में कहीं पे जाएं, चंडीगढ़ में कहीं पे जाएं, तो आपको अच्छा खासा साउंड लेवल मिलेगा। अब एक और मुद्दा होता है कि साउंड, ये साइलेंट जोन क्या होते हैं। तो याद करिएगा, एज पर सीपीसीबी साइलेंट जोन्स का मतलब है ऐसे एरिया जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एंड कोर्ट के 100 मीटर्स प्रीमाइसेस को कवर करते हैं। इस फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्कूल है तो उसके 100 मीटर सराउंडिंग का एरिया क्या आएगा, साइलेंट जोन आएगा। तो याद रखिएगा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोर्ट्स के चारों तरफ आने वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट जोन बोलते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा वर्कआउट आपको और करना है कि नॉइस लेवल के बारे में और इसके क्या हैजार्ड्स हैं। या आपने इवन जब बेसिकली इन्वायरमेंट इकोलॉजी वगैरह पढ़ा होगा तो आपने नॉइस पोल्यूशन को डिटेल में पढ़ा होगा कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो आप इसको देख सकते हैं। ऑल द फायदे तो होते नहीं है, बट मे बी कुछ हो, आप इसको चेक करिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं क्रायोस्फीयर का मतलब क्या है। क्रायोस्फीयर का मतलब है कोई ग्लेशियर, कोई बर्फ से जमा हुआ पहाड़, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। क्रायोस्फीयर का मतलब क्या है कि साल के किसी भी समय वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से जाता हो, किसी भी समय। और एक मिनिमम पीरियड जब उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी का या उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम जाता हो। राइट, द एरिया of the snow or ice which are subject to temperature below 0 डिग्री सेल्सियस for the least part of year compose the cryosphere। क्रायोस्फीयर एक बड़ा टर्म है। अब जरूरी नहीं कि कोई हिमालयन है, हिमालय है, या कोई और माउंटेन है, इसको ही हम क्रायोस्फीयर बोले, अंटार्कटिका को ही बोले, कोई फ्रोजन पार्ट ऑफ ओशन, समुद्र का कोई हिस्सा जमा हुआ है, एनी रिवर और लेक, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द क्रायोस्फीयर। ओके, तो क्रायोस्फीयर आप समझ चुके हैं कि ऐसा ऐसा कोई भी एरिया जहां टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता हो एक मिनिमम पार्ट ऑफ टाइम तक, चाहे वो लेक हो, चाहे कोई रिवर हो, फ्लोइंग रिवर हो, और कोई ओशन हो, इसको हम लोग ने क्या नाम दिया, क्रायोस्फीयर नाम दिया। रोल ऑफ क्रायोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर क्रायोस्फीयर का रोल क्या है, समझने की कोशिश करेगा। क्रायोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोल ऑफ क्रायोस्फीयर, आपने एल्बिडो सुना होगा, द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी। जब सूरज की लाइट अर्थ पे पड़ रही है तो उसका एक मेजर पार्ट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एल्बिडो बहुत इसेंशियल है। क्लाउड से रिफ्लेक्शन होता है, स्नो से रिफ्लेक्शन होता है, तो ये एल्बिडो। तो आप जो क्रायोस्फेयर के रोल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इनका जो अर्थ
की सरफेस पर सबसे हाईएस्ट एल्बिडो है। इसका क्लियर मतलब ये है कि जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्शन कॉज करती हैं वो यही क्रायोस्फीयर करते हैं। तो अगर आप ऐसे समझिए कि ये क्रायोस्फीयर डिसअपियर होते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर डायरेक्टली बढ़ना स्टार्ट होगा। क्लियर है? एल्बिडो मीन्स रिफ्लेक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी। तो आइस की और स्नो की रिफ्लेक्शन अर्थ की सरफेस पर सबसे ज्यादा होता है। वैसे तो आपने क्लाउड पढ़ा होगा, लेकिन अर्थ की सरफेस की बात करें तो हम इसमें क्या आंसर होगा, स्नो और आइस का होगा। और क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर होगा। जो प्योर वाटर है ग्लेशियर के फॉर्म में ही हर जगह पे है, या क्रायोस्फीयर के फॉर्म में ही है। अगर कभी ग्लेशियर पिघलने शुरू होते हैं तो सबसे बड़ी जो वाटर क्राइसिस होगी, आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नहीं मिला होगा आपको भी, जो क्रायोस्फीयर होते हैं या जो आइस शीट होती है, दे वर्क एज अ ब्लैक बॉक्स। अब क्वेश्चन होता है कि ब्लैक बॉक्स की तरह, ब्लैक बॉक्स आपने सुना है एयरप्लेन वगैरह में ब्लैक बॉक्स हम हिस्ट्री रिकॉर्ड करने के लगते हैं। बेसिकली लेयरिंग होती है। मान लीजिए कि आज की डेट में एक पहाड़ है और उसमें किस प्रकार का जानवर रह रहे हैं, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, कैसा वेजिटेशन है, और फिर अगली लेयरिंग हुई, कुछ वेजिटेशन उस लेयर के नीचे दब गए। ऐसे धीरे 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 कर कर हम उसमें लेयरिंग देख सकते हैं। अगर हम उसको एक वर्टिकल कट लें आइस सीट का, तो हम पाएंगे कि हम अलग अलग टाइप के आइस के कलर हैं, अलग अलग टाइप के वेजिटेशन है, जो बहुत हद तक हमें इस ग्लेशियर की या इस क्रायोस्फीयर की हिस्ट्री को डिफाइन कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्रायोस्फीयर और ग्लेशियर एक्ट एज अ ब्लैक बॉक्स। अगले मुद्दे पे, अगर मान लीजिए कि ग्लेशियर कभी डिसअपियर होने लगे, ऑल 2100 में 21 है, कभी डिसअपियर हो जाए, तो जो सबसे बड़ी क्राइसिस आने वाली है, दैट इज अ वाटर वॉर। पानी की कमी से ऐसी लड़ाई होगी नेशनों के बीच में जिसे हम वाटर वॉर बोलेंगे। अगला, सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल राइज। और सी लेवल बढ़ने से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो कोस्टल पॉपुलेशन को होगी। और आपको पता है, जैसे हम इंडिया में ही बात करें, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बहुत फर्टाइल है। ईस्टर्न घाट तो काफी फर्टाइल है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट, बट अगर ईस्टर्न घाट पूरा डूब जाएगा तो बहुत सारे लोगों के जॉब्स पर क्वेश्चन हो जाएंगे, रिहेबिलिटेशन के इश्यूज आएंगे, और हम बहुत बड़ी फर्टाइल लैंड खो देंगे, जो रिलेटिवली आगे चलकर फूड क्राइसिस और माइग्रेशन क्राइसिस इन सब चीजों में बदल सकती है। इसमें जो सबसे प्रॉब्लम होगी, वेटलैंड खत्म होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ता रहेगा तो वेटलैंड वगैरह पे संकट बढ़ेगा। आगे जो प्रॉब्लम आएगी वो SIDS, इस पॉइंट को नोट करिए, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, इनको आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट इज SIDS। अभी हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे SIDS का मतलब क्या है। इनके अलावा ऊपर जो ऊपर चेंजेस लिखे हैं, इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज होगा कि वो मेजर वेदर पैटर्न को अफेक्ट करेगा। भाई समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो आपको पता है बहुत सारे फिनोमेना, एल नीनो, ला नीनो, मोडोकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिलकर कहीं पे मानसून डिसाइड हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो सी लेवल राइज होने से, टेम्परेचर फिनोमेना डिस्टर्ब होने से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे। तो मेजर जो वेदर पैटर्न है वो बहुत मेजॉरिटी से डिजास्टर्स होगा, या बहुत उसमें से चेंजेस होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा है SIDS का। ये भी क्वेश्चन, SIDS स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, ऐसे स्टेट होते हैं, ऐसे राज्य होते हैं, या ऐसे छोटे छोटे आइलैंड मान लीजिए, जो दूर वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज को। कॉमनली एटॉल आइलैंड हो सकते हैं, कोरल आइलैंड हो सकते हैं, ज्यादातर कोरल्स हैं, एटॉल्स हैं। ऐसे समुद्रों के बीचों बीच में अगर 4 मीटर भी या 1 मीटर भी समुद्र का पानी ऊपर उठता है, सी लेवल राइज होता है, तो इनके डूबने के खतरे ज्यादा रहते हैं। जैसे आपने 2018 में न्यूज में पढ़ा था मार्शल आइलैंड के बारे में। आपको यहाँ पे ये भी ढूंढना होगा कि 2000, या आप सीधे सीधे आप SIDS पर काम कर सकते हैं कि कौन कौन से आइलैंड को SIDS माना गया। अभी SIDS का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो SIDS का कॉन्सेप्ट अर्थ समिट 1992, यहाँ पर SIDS का कॉन्सेप्ट आया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थ समिट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऑफिशियली नाम था, दैट इज UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अर्थ समिट, राइट। इस पर भी थोड़ा काम कर लीजिएगा। 2005 में SIDS को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम्स में हमने इंक्लूड कर लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की डेट में जितने भी पॉलिनेशिया, मार्शल आइलैंड, ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं।
अब एसआईडीएस को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे वहां पे कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करनी है, ये सारी किसके पास है? यूनेस्को एसआईडीएस के प्रोग्राम है। पहली स्लाइड, पहला वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। इस स्लाइड्स का अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप यहीं पे कमेंट बॉक्स में लिखकर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो भी हमें आप यहाँ पर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।